सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम कहती हूँ। नाज़रीन, बहुत सारी आज की डेवलपमेंट्स हैं, हैपनिंग्स हैं और आज वज़ीर आज़म इमरान खान जिन्होंने आज सिंध का दौरा किया वो कराची में मौजूद हैं। आज जब सिंध के दौरे पर वज़ीर आज़म इमरान खान गए तो उनका कहना ये था कि कुछ माफिया की वजह से पंजाब में मैं कराची पर सिंध पर तवज्जो ना दे सका। अलबत्ता उन्होंने कहा कि आज पैकेज लेकर आए हैं और आज पैकेज का जो है वो ऐलान भी उनकी जानिब से किया गया और उनका ये भी कहना था कि इधर उधर से हमने ये पैकेज जो है वो इकट्ठा किया है। लेकिन सवाल ये है कि इससे पहले भी कई पैकेजेस के ऐलानात वफाकी हुकूमत की जानिब से किए गए, लेकिन उन पैकेजेस का कुछ पता ना चल सका कि वो पैकेजेस, वो पैसा वो कहाँ लगा और वो लगा भी तो वो नज़र क्यों नहीं आता। और ये एक बड़ा अलमिया है हमारा। खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसकी सिंध में हुकूमत है वो भी तनकीद करती हुई आज वज़ीर आज़म पर नजर आई कि उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ ऐलानात किए जाते हैं लेकिन उन ऐलानात पर वफाक अमल नहीं करता। ये एक आज की खबर। दूसरा ये कि आज जो काबीना है उसमें एक बार फिर अदो-बदल कर दी गई और कई वजारतों को कलमदानों को दिया गया और एक बार फिर वजारत ख़जाना का कलमदान भी जो है वो तब्दील कर दिया गया और शौकत तरीन को वजारत ख़जाना का कलमदान अब सौंपा गया है और 6 माह में उनको सेनेटर मुंतखब कराना होगा या कोई इलेक्शन में उनको पार्ट दिलवाना होगा ताकि वो इस काबीना का हिस्सा बन जाएं और ये एक तय ज़रूर होता है। साथ ही साथ हमाद अज़हर जो सिर्फ 18 दिन ही जिनको ये कलमदान दिया गया वजारत ख़जाना का उनसे वापस ले लिया गया है और साथ ही साथ शौकत तरीन को रेवेन्यू का कलमदान भी दिया गया है। फवाद चौधरी को वज़ीर इत्तलात का कलमदान दिया गया, शिबली फराज को साइंस टेक्नोलॉजी का कलमदान दे दिया गया है। इसी तरीके से मुख्तलिफ कलमदान हैं जो कि तब्दील हुए हैं। ये कई बार ये एक तादाद है, एक बड़ी तादाद है जिस पर यह बार बार काबीना के जो हैं वो रद्दोबदल हम देखते आए हैं। हुकूमत को 3 साल होने को हैं और कई बार अपनी काबीना में इस तरह से रद्दोबदल हुकूमत ने किया है। लेकिन आज जिस टॉपिक से मैं अपने प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहती हूँ, ज़ाहिर है टॉपिक पुराना ज़रूर है लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हम कोरोना वायरस पर उस वक्त तक बात करते रहें, आगाही भी देते रहें और साथ ही साथ जो सूरत हाल है उसको भी आपको उससे आगाह करते रहें। वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये सूरत हाल तशवीशनाक है। नाज़रीन, पूरे पाकिस्तान में जो कोरोना वायरस की तीसरी लहर है वो खासी तबाहकारियाँ मचा रही है। लोगों की डेथ इससे हो रही हैं, बच्चे इससे मुतासर हो रहे हैं और अब नई खबर ये है कि एक बरतानवी वायरस के साथ साथ एक अफ्रीकी वायरस भी जो है वो भी आ चुका है, वो भी खासा नुकसान पहुंचा रहा है। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने इस पर तशवीश का इजहार किया है, ख़त लिखा है NCOC को और उसमें कहा गया है कि पाकिस्तान में जो सूरत हाल है वो तशवीशनाक हद तक ख़राब हो चुकी है कोरोना वायरस की। इसी बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सदर हैं डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, आपने ख़त भी लिखा है NCOC को, पहले तो मुझे बताइए उस ख़त में आप लोगों ने क्या लिखा है, क्या आगाह किया गया है, जो सूरत हाल है कोरोना की उस हवाले से पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन क्या कहती है? देखें, बहुत बहुत शुक्रिया पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन देखिए और हम एसोसिएशन के फरवरी मार्च के हुकूमत को किया था कि ये एक वायरस है जो कि फैल रही है और पाकिस्तान दूसरे नहीं रह सकेगा। फिर आपने देखा पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली जो हुकूमत की वो इकदाम थे जिसकी वजह से हमें ये सारा सफर करना पड़ा और मई जून के अंदर एक पीक हमने देखी जून जुलाई के अंदर आके कि जो कि हमारी सफरिंग यहाँ पे पाकिस्तान में अभी भी आने के साथ हम समझते हैं कि पाकिस्तान ने जो एक एडमिनिस्ट्रेशन है पर्टिकुलरली एविएशन वाले और हेल्थ डिपार्टमेंट है उसने एक बहुत बड़ा मैं जुल्म समझता हूँ के साथ किया है कि जब दुनिया ने के साथ का नया वेरिएंट आया था और ये कोर्स बंद कर दिए थे तो हमने फ्री फॉर ऑल करके यहाँ पे सबको आने दिया। ये वाकई आप सही कह रहे हैं। एक तरफ तो सर मैं आप चाहूंगी आपकी आवाज़ मुझे सही तरीके से आए, आवाज़ में डिस्टॉर्शन है। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। हम आपको दोबारा कॉल पे लेते हैं और आपसे बात का दोबारा से कंटिन्यू करते हैं कि जब बॉर्डर्स को बंद करने की ज़रूरत थी हमने अपने बॉर्डर्स बंद नहीं किए। वो बरतानवी वायरस जो बरतानिया से आया, बरतानिया ने पाकिस्तान पर पाबंदी लगा दी कि पाकिस्तान से लोग जो हैं वो बरतानिया नहीं जा सकते, लेकिन हमने बरतानिया से आने वाले लोगों पर पाबंदी नहीं लगाई। जो बरतानवी वायरस लेकर पाकिस्तान आ गए, वायरस जितनी हलाकतें मचा रहा है, बच्चों को मुतासर कर रहा है, तो हमने ये बड़ा गलत किया। यही बात डॉक्टर साहब आप कह रहे हैं। जी डॉक्टर साहब कंटिन्यू कीजिएगा प्लीज़।
जी मैं जो अर्ज कर रहा था कि उस वक्त जैसा कि हमारे हेल्थ प्रोफेशनल्स के साथ हमारी हेल्थ अथॉरिटीज और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जो करना चाहिए था कि जैसे दुनिया ने कहा कि जितने भी यहाँ पे लोग आते हैं उनको 15 दिन क्वारंटीन के अंदर रखा जाए और फिर उनको आगे अपने अपने बहन भाइयों से और जो भी जाता है उसके साथ तय रखें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग पता नहीं क्यों हमने कसम खाई है कि हमने अपने तजर्बात भी करने और अपने तजर्बात से सीखना भी नहीं। कप्तान से हमारे साथ इशू हुआ और अभी जो मैम हमारे साथ सबसे बड़ा चिट्ठी लिखी है हुकूमत को, फिर तंबीह कर रहे हैं कि खुदारा कुछ खुदा का खौफ खाइएगा कि अब साउथ अफ्रीका का स्ट्रेन, आप जानते हैं ना कि ये जो आरएनए मतलब है जो ये कोरोना वायरस है तो ये पुरानी, लेकिन ये बहुत तब्दीली चेंज करती है। इस वक्त पाकिस्तान में कुछ 13 से 19 किस्म की ये कोरोना वायरसेज है जो फैली हुई है, लेकिन दुनिया में जो समझी जाती हैं और पाकिस्तान में भी इस वक्त मतलब एक मौजूद हो गई है कि साउथ अफ्रीका से जो है इसका कोरोना वायरस का जो हमारे पास स्ट्रेन आया है दैट इज वेरी डेंजरस। यूके वाली भी जो है वलायती वायरस वो भी 70% जो है ज्यादा तेजी से फैलती है, ये जो साउथ अफ्रीका में फैलती है। और अभी हमारे पास ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं कि वो लोग जिनके अंदर एंटीबॉडीज मौजूद हैं उन्होंने वैक्सीन भी लगवाई है, लेकिन इसके बावजूद वो इससे जो है मुतासिर हुए। अच्छा, तो ये हमारे लिए एक काफी खतरे की घंटी तो है। वैक्सीनेशन पर आपने हुकूमत को खत में क्या लिखा है डॉक्टर साहब? हमने यही तंबीह की है कि एक तो जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस है, एक तो हमारी प्रिक्योरमेंट इज वेरी स्लो, उसको हमें तेज करना चाहिए प्रिक्योरमेंट को, और फिर जो सिस्टम जो आ गई है वो लगाने का अमल भी बहुत सुस्त है। अभी देखें कि हेल्थ प्रोफेशनल्स को देखा जाए 1.5-2 लाख के करीब, वेयर एज हमारे पास 17-18 लाख के करीब हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं कि जिनको ये वैक्सीन लगनी है। और हेल्थ प्रोफेशनल्स मीन के डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, एसोसिएट जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो लोग हैं, फ्रंट लाइनर है जो इन शॉर्ट, तो उनके अंदर भी आके अगर देखें तो 1.5-2 लाख के करीब अभी तक हम वैक्सीनेट कर चुके हैं। तो क्या वजह लगती है आपको डॉक्टर साहब? क्या चलें अगर हम बात करें हेल्थ वर्कर्स के ज़ाहिर वो तो लगवा रहे हैं, लेकिन आम लोग जो हैं वो हिचकिचाहट का शिकार है या हमारी हुकूमत की ओर से सुस्तवी का शिकार हो रहा है वैक्सीनेशन का अमल? अच्छा, ये सुनिए हमारे साथ अल्लाह का बहुत ही फजल है बाय द वे कि हुकूमत अल्लाह के फजल से वैसी ढीली है, मतलब उसकी प्रिक्योरमेंट के अंदर, उस प्रोसेस के अंदर मतलब वेरी स्लो, और दूसरी तरफ हमारे अवामुल नास का वो मतलब एक कल्चर है जो बना हुआ है, रवैया जो कि वो भी बस अल्लाह की बना कि लोगों को आप देखती हैं बाजारों के अंदर, लोगों को देखती हैं कि आप मतलब कैसी हैं, शादियां भी हो रही हैं और बाकी भी हल्ला गुल्ला चल रहा है, मसाजिद के अंदर माशाल्लाह से सारे जा रहे हैं और फर्ज समझते हैं कि हमने कानून को तोड़ना तो इसी के अंदर ही होगी। अभी देखें कि हॉस्पिटल के ये हालात हैं कि पब्लिक सेक्टर के हॉस्पिटल अपनी पीक को पहुंच चुके हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के हॉस्पिटल अपने पीक को पहुंच चुके हैं। तो अभी जो है हुकूमत के साथ साथ मैं समझता हूँ कि अवाम को भी अपने जो हालात हैं उनको दुरुस्त करने की जरूरत है, अपने मिजाज को थोड़ा वो दुरुस्त करें और उतारा कि ये जो चीज आई है। अब देखिए, आपने देखा होगा कि मासूम बच्चे जो हैं 2-2 महीने के बच्चे जो हैं वो इससे इन्फेक्ट हो रहे हैं, ये नई जो वेरिएंट आई है कोरोना की खातिर, और बच्चों की 1-2 की डेथ भी होगी उसके साथ। तो मैं समझता हूँ कि दिस इज अ हाई अलर्ट, और यही हमने एज पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन हुकूमत से कहा है, एक तो इसकी कंपेन तेज करें, लोगों को बताएं कि ये जो कोरोना आ गया है इट इज नॉट अ जोक, और दूसरी चीज ये है कि अपने रवैये दुरुस्त करें हुकूमती एतबार से भी, अवामी एतबार से भी और इंस्टीट्यूशन के एतबार से भी। मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ जो मतलब रवैये दुरुस्त करने की बेहद जरूरत है, अवाम को भी हुकूमत को भी थोड़ा सा इस पर सीरियसली बिहेव करना होगा और वैक्सीनेशन के अमल को भी तेज करना होगा। डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब, सदर मेडिकल एसोसिएशन, हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। और ज़ाहिर इसी पर मैं बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद डॉक्टर अताउर रहमान साहब, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। हम बात करें कि कोरोना वायरस जो कि तीसरी लहर, एक हम बात करें कि बरतानवी वायरस, और अब एक नया वायरस जनूबी अफ्रीकी इकसाम का वायरस भी आ गया है। सर, ये क्या वायरस है और डॉक्टर साहब ये किस तरह नुकसान पहुँचा रहा है? ये किस किस्म के हमारे पास इकसाम आ गई हैं जिसमें हम 13 से 19 किस्म के कोरोना वायरस पर बात कर रहे हैं? जी शुक्रिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि ये वायरस जो है बहुत तेज़ी से अपने आप को तब्दील कर रहा है और हर हफ्ते 2 हफ्ते में अपनी शक्ल एक हद तक बदल लेता है और इसकी नई अक़साम जो है फिर आपके पास बराबर सामने आ रही हैं। कराची यूनिवर्सिटी में जो हमारा ही इदारा है इंटरनेशनल सेंटर फॉर केमिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेज, उसमें एक जेनेटिक इंजीनियरिंग का भी एक सेंटर है और वहाँ पे हम इसकी रोज़ाना की बुनियाद पे इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि क्या क्या ये नई नई शक्लें इख्तियार कर रहा है, और 140 के करीब हम इसके नए अशकाल जो हैं वो दरियाफ्त कर चुके हैं। तो ये बहुत ही तेज़ी से ये तब्दील हो रहा है और इसमें कुछ तब्दीलियाँ ऐसी होती हैं जो बहुत अहम तब्दीलियाँ होती हैं जो उस जगह पे आती हैं जो कि स्पाइक प्रोटीन होती हैं जिसके ज़रिए ये
खलियों पे हमला करता है, ये फुटबॉल नुमा होता है। आपने देखा होगा छोटी छोटी गुंडियां होती हैं, ये स्पाइक प्रोटीन्स कहलाती हैं। वहां पे तब्दीलियां आ रही हैं और ये जो B117 वायरस है जो कि बर्तानिया से पाया गया है, उसमें भी वहां तब्दीलियां आई हैं। और ये साउथ अफ्रीकन वायरस और ब्राजीलियन वायरस जो है, इनमें भी वहां तब्दीलियां आई हुई हैं, जिसकी वजह से बहुत आसानी से ये दाखिल हो रहा है। लेकिन कोई एक खुशखबरी भी है आपके लिए, और वो ये है कि कुछ अब नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं। और पिछले 3-4 रोज के अंदर एक ड्रग है जिसका नाम है मोल्नूपिरेविर। ये पहले इस्तेमाल होता रहा है सार्स और मर्स के लिए। तो क्लिनिकल ट्रायल्स अभी मुकम्मल हुए हैं, इसके फेज 1 और फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल्स अमेरिका में। अच्छा। एक कंपनी है मर्क, उन्होंने फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल, और ये बहुत इफेक्टिव है ऐसे पेशेंट्स को जिनको कोरोना वायरस हो चुका हो। और ये जो है ये फेज 3 में अब जा रहा है। अगर फेज 3 भी कामयाब हो जाता है तो उम्मीद है कि 2 या 3 महीने के अंदर हो सकता है एक बहुत इफेक्टिव दवाई आपके सामने आ जाए, जो कि ज़्यादा आसानी से इंट्रोड्यूस होगी, क्योंकि ये ऑलरेडी मर्स और सार्स के लिए अप्रूव हो चुका है। वो भी इसी से मिलते जुलते वायरसेस थे, कोरोना वायरस की खानदान के ही वायरसेस थे मर्स और सार्स जो थे। डॉक्टर साहब, जो है आपने बड़ी अहम बात कर दी है। जाहिर है आपकी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप चेयरमैन हैं कोरोना टास्क फोर्स के। आप जो बात करते हैं वो जाहिर है उतनी अथेंटिसिटी भी रखती है सर। लेकिन मुझे बताइएगा कि लोग पूछ रहे हैं कि फिलहाल जो वैक्सीन लोगों को लग रही है साइनोफार्म की, जो कि हुकूमत लगा रही है, इस किस्म की इक़साम पे जो कि म्यूटेट हो रहा है वायरस, क्या उनके लिए सही है? क्योंकि उसके बावजूद देखा गया कि जिनको ये लग भी गई वैक्सीन, उसके बावजूद उनको कोरोना वायरस हुआ और उसकी शिद्दत भी ज़्यादा थी। जी बिल्कुल, ये वैक्सीन जो लग रही हैं ये बिल्कुल ठीक है। इससे 100% प्रोटेक्शन नहीं मिलती। अच्छा। आपके इन वायरस से ये होता है कि 100% लोगों में शदीद बीमारी और अमवात से प्रोटेक्शन मिल जाती है। कोरोना वायरस की बीमारी की अमवात से, शदीद बीमारी से तो 100% को प्रोटेक्शन मिल जाती है। लेकिन 10 से 30% या 0 से 30% के करीब ऐसे लोग फिर भी आपको पाए जाएंगे जिनको वैक्सीन लगने के बावजूद कोरोना वायरस हमला करता है, लेकिन उनको मामूली बुखार होता है, खांसी होती है, थोड़े से सिम्टम्स होते हैं और ठीक हो जाते हैं। तो ये जो आप फरमा रही हैं कि कोरोना वैक्सीन के बावजूद भी होता है, हो सकता है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन शदीद नहीं होता, फिर उसकी शिद्दत खत्म हो जाती है क्योंकि आप प्रोटेक्ट हो जाते हैं। तो ये ज़रूर वैक्सीन लगवानी चाहिए जो अवेलेबल है, इसमें ज़रा भी देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये जिंदगी और मौत का सवाल है। इस वजह से सबको सीरियसली लेना चाहिए। और ये वाला जो वायरस की जो किस्म इस वक्त है आपके सामने, ये उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। जो पिछले साल इसी जमाने में जो वायरस था, वो जो था वो चाइनीज वायरस जो ओरिजिनल किस्म थी, वो ज्यादातर पाया जा रहा था। अब उसको काफी हद तक टेक ओवर कर लिया है इन नई अशकाल ने, जो कि बहुत ज्यादा तेजी से फैलती हैं और इसकी वजह से ज्यादा बीमारियां और ज्यादा अमवात भी इस वजह से हो रही हैं। और इसी वजह से ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत है। देखिए ना, हिंदुस्तान के अंदर क्या क़यामत का समा अब बनता जा रहा है कि 2 लाख के करीब लोग, अफराद, हमारे यहाँ तो फिर भी 5-5.5 हज़ार हैं, 2 लाख के करीब अफराद रोजाना मुब्तला हो रहे हैं और कितने अमवात हो रही हैं। और ब्राज़ील और बहुत सारे ममालिक में भी यही सिचुएशन है। तो ये बहुत ही सीरियस लेना पड़ेगा हमें इसको, और जो SOPs को सख्ती से फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि जो अद्वियात जिनका मैं जिक्र कर रहा था, जैसे मोल्नूपिरेविर का जो जिक्र कर रहा था, इनको आने में अभी कई महीने लगेंगे, अभी नहीं आ सकते अब तक कि फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स मुकम्मल नहीं हो जाते और कामयाबी से मुकम्मल नहीं हो जाते। तो इनके बारे में अभी सवालिया निशान मौजूद हैं और इसमें चंद महीने लगेंगे कि ये मार्केट में आए। जब तक ये दवाइयाँ भी मार्केट में नहीं आती डॉक्टर साहब, फिर वैक्सीन के हवाले से भी आपने खुद कहा कि लोगों को चाहिए सीरियस लें। एक तो लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रहे, बार बार हुकूमत भी कह रही है, फिर हुकूमत के पास भी मकदार उतनी नहीं है वैक्सीन की, एक मखसूस है। और अभी ये कहा जा रहा है कि नई खेप है, 3 खेप हैं जो कि अभी आएंगी, पाकिस्तान पहुंच जाएंगी, और ये कहा गया है कि रवा माह पहुंचेंगी। फिर ये भी कहा जा रहा है कि मई क्या जून जुलाई भी हो सकता है। मेरी नौशीन हामिद साहब से भी बात हुई थी, वो भी ये कही थी नौशीन साहिबा कि थोड़ा टाइम लगेगा नई वैक्सीन की खेप आने में। तो डॉक्टर साहब ज़रा मुझे इस पर रोशनी डालिएगा कि लोग क्या करें। थोड़ा इब्हाम का भी शिकार हैं लोग, तशवीश का भी शिकार हैं, शक भी है लोगों को कि वैक्सीन लगवाएं तो कौन सी वाली लगवाएं, कौन सी वाली वैक्सीन बेहतर है। बात यह है कि बिल्कुल इब्हाम या शक नहीं होना चाहिए। अगर वैक्सीन लग सकती है तो बगैर झिझक के लगवानी चाहिए, क्योंकि इसमें ज़रा भर भी शुबा नहीं होना चाहिए कि वैक्सीन लगने से आपका बहुत हद तक बचाव हो जाता है। ये तो साइंसी तौर पे एस्टैब्लिश हो चुका है। मसला ये है कि वैक्सीन अवेलेबल नहीं है,
क्योंकि प्रोडक्शन दुनिया में कम है और डिमांड बहुत ज़्यादा है। हर मुल्क चाह रहा है कि वैक्सीन मुहैया हो। इसी वजह से ड्रैफ्ट ने प्राइवेट सेक्टर को भी इजाज़त दी है कि वैक्सीन जो है वो इम्पोर्ट कर सकें और फिर वो लग सकें। कौन सी लगवाएं, ये सब के प्लसेस और माइनस हैं, लेकिन सभी जो अप्रूव्ड हैं वो सारी की सारी आपके लिए बेहतर हैं। चाहे वो सीनोवैक हो, चाहे वो सीनोफार्म हो, चाहे वो ये स्पुतनिक 5 हो जो रशियन है, ये सारी जो हैं या दूसरी जो वैक्सीन आ रही हैं पाकिस्तान में, ये सब अगर ड्रैफ्ट ने उनको अप्रूवल दे दिया है तो फिर उसके बारे में ज़रा भी शुबा नहीं होना चाहिए। इन सब को सब जो है एक्सेप्टेबल है और आपको बेझिझक लगाना चाहिए, क्योंकि इस वक्त जी लेकिन डॉक्टर साहब नई नई इकसाम दरियाफ्त हो रही हैं, वैक्सीन वही है, 2-3 तरह की वैक्सीन है। एक वैक्सीन जिसमें ये भी कहा गया कि इससे क्लॉटिंग हो रही है, उस वैक्सीन का जो ट्रायल था वो रोक दिया गया। अब ये जो नई किस्म आई है जनूबी अफ्रीकी इकसाम, तो डॉक्टर साहब अब कोई भी वैक्सीन हो तो क्या इस पर उसी तरीके से असरअंदाज होगी और उसी तरह से हम महफूज रह सकते हैं, नई इकसाम आ भी जाए तब भी? ये उसकी इफेक्टिवनेस जो है वैक्सीन की वो यकीनन किसी हद तक कम हो सकती है। डिपेंड करता है कि कहाँ पे इसकी शक्ल क्या शक्ल में तब्दीली हुई है और वो जो वैक्सीन है वो किस हद तक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। तो ये कहना गलत होगा कि हर वैक्सीन जो है वो हर अक़साम के लिए उतनी ही इफेक्टिव हो। उसकी जो एफिशिएंसी है और इफेक्टिवनेस है वो वेरी करेगी, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक आपको प्रोटेक्शन देगी। अभी तक जो अक़साम आई हैं उन अक़साम के ख़िलाफ़ ये जो वैक्सीन अवेलेबल हैं ये काफ़ी हद तक प्रोटेक्शन दे रही हैं। काफ़ी हद तक से मतलब 0 से लेके 60% या 70% लोगों में तो कम्प्लीटली 100% प्रोटेक्शन होगा, कोरोना अटैक ही नहीं करेगा। बाकी जो 20, 25, 30, 35% लोगों में कोरोना अटैक करेगा, लेकिन आपको मामूली बुखार होगा, खांसी होगी और फिर आप ठीक हो जाएंगे। आपके पास कोई और चारा नहीं है, इस वक्त कोई दवाई नहीं है। वैक्सीन आपको प्रोटेक्ट करती है, आपको एक दफ़ा हो जाए तो इलाज नहीं है उसका, इलाज के लिए आपको दवाई चाहिए होती है, वैक्सीन दवाई नहीं है। तो दवाई के लिए इस तरह की जो चीज़ें मैं जिक्र कर रहा था, मॉल्नोपिराविर और इस तरह की चीज़ें अब आती जा रही हैं, जिससे उम्मीद बढ़ती जा रही है। नेजल स्प्रे भी डेवलप हो गई हैं कि आपको अब वैक्सीन इंजेक्शन लगाने की जरूरत नहीं है, उसी वायरस का आप स्प्रे कर लें अपनी वीकेंड वायरस, यदि वैक्सीन समझ लें कि नाक के जरिए आप खाली स्प्रे कर लें तो वही इफेक्ट होगा जो कि आपको इंजेक्शन के जरिए होता है। तो ये भी अब नेजल स्प्रे भी अब आनी शुरू हो गई हैं और उनके क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे हैं। तो ये भी एक नई डेवलपमेंट है कि आपको जाके कहीं वैक्सीन नहीं लगवानी पड़ेगी, आपने खाली नेजल स्प्रे ले लिया तो आपको फिर प्रोटेक्शन मिल गई। तो ये नई डेवलपमेंट होती जा रही है। नई डेवलपमेंट्स तो हो रही हैं वैक्सीन पर, आप कह रहे हैं नेजल स्प्रे भी आ गया, चले जबरदस्त। लेकिन डॉक्टर साहब अगर इस तरह से नई इकसाम दरियाफ्त होती रहेंगी कोरोना की, तो ये तो जंग चलती रहेगी कोरोना के खिलाफ है, हम कब निजात हासिल कर सकेंगे इससे? ये बिल्कुल जंग चलती रहेगी और कई साल तक जंग चलती रहेगी। फ्लू की जंग देखिए कितने सालों से चल रही है और अभी तक हम नहीं जीत पाए हैं। हर साल नया किस्म का इन्फ्लुएंजा का वायरस अपना शक्ल तब्दील करके आता है। बहुत से मगरबी ममालिक में तो वो वैक्सीन लगाते हैं, अक्सर जो बड़ी उम्र के लोग हैं, हम लोग तो वैक्सीन फ्लू के खिलाफ नहीं लगाते, लेकिन फ्लू की वजह से इतनी अमवात जो हैं आमतौर पर नहीं होती जितनी इस वजह से यहाँ पे हमारे यहाँ हो रही है पाकिस्तान में कोरोना वायरस की वजह से। तो ये फ्लू की तरह का सिलसिला है कि नई वैक्सीन आएंगी और नई अशकाल आएंगी इस वायरस की, और ये जंग बराबर सालों जारी रहेगी। नई वैक्सीन हर साल आपको डेवलप करके मिलेगी और हर साल आपको साल या दो साल में एक दफ़ा आपको अपने आप को वैक्सीनेट करना पड़ेगा। जरूरी नहीं इंजेक्शन के जरिए, नेजल स्प्रे के जरिए भी ये हो सकता है। तो इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है। ये वायरस आ चुका है और हमारे साथ जी रहा है और इसके साथ हमें जीना सीखना पड़ेगा। सही, यही एक हकीकत है ज़िंदगी की और हमें अब तमाम लोगों को समझना होगा। अभी डॉक्टर साहब एक और चीज़ है, खबर ये है कि लाहौर के कुछ सीवरेज के नमूने लिए गए और उसमें कोरोना वायरस की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ। मेरे पास खबर ये कि 11 अप्रैल को शहर के 30 इलाकों से सीवरेज के नमूने लिए गए और उसमें 90% कोरोना का इंकशाफ हुआ। क्या ऐसा मुमकिन है कि सीवरेज में भी कोरोना वायरस हो? जी बिल्कुल मुमकिन है। यह कोरोना वायरस आपके खाने की मेज़ पे भी हो सकता है, आपकी डिशेस के अंदर भी हो सकता है, आपके नल के पानी में भी हो सकता है, आप पे कपड़ों पे भी लगा हो सकता है, आप सुबह जो अखबार पढ़ते हैं उसमें भी लगा हो सकता है, जो नोट आप गिनते हैं उसमें भी लगा होना पड़ता है। तो इन चीज़ों को हैंडल करें तो साफ अपने हाथ करते रहें फ़ौरन, क्योंकि ये हर जगह पे मौजूद हो सकता है। डिपेंड करता है कि कंटेमिनेशन कहाँ से लेकिन फैला अगर है। सीवरेज में ही आ गया तो इससे हम कैसे बच सकते हैं डॉक्टर साहब?
मसला यही है कि आप बच नहीं सकते बहुत ज्यादा तक, बस फैलाव इसका जो है ज्यादातर वो हवा के जरिए हो सकता है। अच्छा। छींकने के, खांसी के जरिए, सूरज के अंदर अगर ये बह रहा है तो उससे आपको इतना खतरा नहीं है। आपको खतरा है अगर हवा के अंदर फैल रहा है और सांस के जरिए, या आपने हाथ किसी ऐसी चीज को लगा लिया और फिर आंखों पे मल लिया या तो उसके जरिए आपको इन्फेक्शन हो सकता है। अगर ये किसी दूसरी जगहों पे लगा हुआ है तो इतना खतरनाक आपके लिए नहीं है। इसी वजह से कहते हैं कि आप जो सांस लेते हैं लोग और इन्फेक्टेड होते हैं तो मास्क पहने, वो भी और आप भी, ताकि आप एक दूसरे का बचाव कर सके। आप उनका बचाव करेंगे और वो आपका बचाव करेंगे। इस वजह से आई फॉर यू एंड यू फॉर मी वाला फलसफा है ये। सब पहनेंगे तो बचाव होगा, और कुछ पहनेंगे कुछ नहीं पहनेंगे तो फिर बचाव नहीं होगा। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर अताउर रहमान, कोरोना टास्क फोर्स हमारे साथ थे। बड़ी मुफीद, बड़ी अहम, बड़ी मालूमाती गुफ्तगू उन्होंने की और हमें बताया कि किस तरीके से अब ये नई इक़साम आ रही हैं, आप उससे महफूज कैसे रह सकते हैं। वैक्सीन लगवाना भी बहुत ज़रूरी है, और कुछ दवाइयाँ हैं जो कि कुछ अरसा लगेगा, कुछ महीने लगेंगे, लेकिन वो यहाँ दस्तियाब होंगी मार्केट में। और अब नेज़ल स्प्रे भी आ गए हैं साथ ही साथ वैक्सीन के। तो तमाम तर चीज़ें हैं और हमें जीना होगा कोरोना से और बचना भी ऐसी होगा। ब्रेक में ले रही हूँ, वापस आऊँगी तो कुछ बात करेंगे वज़ीर आज़म के सिंध और कराची के दौरे के हवाले से। क्या है कुछ नया इस दौरे में, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू द शो। और आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान एक बार फिर सिंध के दौरे पर आए। इस बार उन्होंने दौरा किया सक्खर का और एक और पैकेज का ऐलान किया। ये पैकेज है 446 अरब रुपए का, लेकिन ये कोई पहला पैकेज नहीं है। इससे पहले भी इस दौरे हुकूमत में वज़ीर आज़म 4 तरक्याती पैकेजेस का ऐलान कर चुके हैं, और ये पैकेजेस कभी कराची कभी सिंध के लिए दिए गए। इससे पहले भी जो दौरे किए गए उसमें ये कहा गया कि कराची के लिए हम काम करेंगे, कराची मुआशी हब है, कराची मेन हब है, कराची को नज़रअंदाज नहीं करेंगे। लेकिन आज जो वज़ीर आज़म ने गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि मैंने नज़रअंदाज किया। उन्होंने इस बात का बिल्कुल इदराक कहा और कहा कि मुझे इदराक है इस चीज़ का कि अंदरूनी सिंध जो लोग हैं वो बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं, लेकिन जो पंजाब में सूरत हाल रही उन्होंने उसका जिम्मेदार ठहराया कि पंजाब में जो माफिया के साथ में लड़ रहा था तो कराची नज़रअंदाज हुआ, सिंध नज़रअंदाज हुआ। फिर उन्होंने ये भी कहा कि इधर उधर से पैसे इकट्ठे करके तो आज का पैकेज में लेकर आया हूँ। लेकिन सवाल ये है कि इससे पहले वाले पैकेजेस का क्या हुआ, इससे पहले दिए गए पहले 4 पैकेजेस का क्या हुआ। 1 रुपया भी कराची पर या सिंध पर नहीं लगा, तो वो पैकेज कहाँ गया। और आज भी शहबाज गिल साहब यही कहते हुए नजर आए कि हम वफाक ये पैकेज का 1 रुपया भी सिंध को नहीं देगा। सिंध को नहीं देगा तो ये पैसा कैसे लगेगा। अगर ये ट्रस्ट डेफिसिट वैसे ही आता रहेगा तो फिर क्या होगा सिंध और कराची का। ये बड़ा अहम सवाल है। उन्हीं के लिए मेरे साथ कराची स्टूडियोज में मौजूद हैं हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, हमारे ब्यूरो चीफ हैं सिंध के शाहिद जतोई साहब। शाहिद साहब बहुत शुक्रिया आपका, आप ब्यूरो हेड हैं, आपकी नज़र हर खबर पर रहती है, आपको ये बात पता है कि ये कोई पहला पैकेज तो नहीं है शाहिद साहब। लेकिन ये पैकेज तो आया है, एक और पैकेज आया है, अब ये क्या होगा, पिछले पैकेजेस का क्या हुआ, ज़रा बताइएगा आप हमें। जी सुमैया, पहले तो हम अपने नाजरीन को बताते चलें कि पहला पैकेज उन्होंने कराची के लिए दिया था सितंबर 2019 में 162 अरब रुपए का। उसमें कुछ भी नहीं हुआ। फिर ठीक 1 साल के बाद सितंबर 2020 में 6 सितंबर 2020 को कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के नाम पर क्या 1113 अरब रुपए का, यानी 1113 अरब रुपए का तरक्याती पैकेज। ये वो बारिशों के बाद की सूरत हाल जी बिल्कुल, जब ये कराची डूब गया था और बहुत चीखों पुकार थी, तो इस चीखों पुकार को ख़त्म करने के लिए वज़ीर आज़म साहब कराची तशरीफ़ लाए थे। और 6 सितंबर 2020 को उन्होंने 162 वाला तो गया पैकेज, पता नहीं कहाँ चला गया। उसके बाद क्या हुआ, उस पैकेज का क्या हुआ? कुछ भी नहीं है, उस पर 1 रुपया भी नहीं मिला आज तक। और उसके बाद 1 साल के बाद 1113 अरब रुपए का पैकेज दिया उन्होंने। और कुछ अर्सा कब उन्होंने साकरो जिला मीरपुर जिला थारपारकर में दौरा किया और वहाँ 1 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान किया। वहाँ भी 1 रुपया नहीं मिला है, सिर्फ ऐलान हुआ। और आज जो है उन्होंने सिंध के कराची के अलावा सिंध के बाकी 14 अजला के लिए जो खसूसी पैकेज का ऐलान किया है वो है 446 अरब रुपए का पैकेज है। और उन्होंने इसमें
उसको भी शामिल किया है। जो कराची हैदराबाद मोटरवे है जी, इसके लिए चीन जो है वो पैसे दे रहा है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मोटरवे बनाएगा कौन जी। ये मोटरवे इसलिए नहीं बनी कि इस बात पे तनाज़ा था कि ये FWO बनाए या फिर चीन खुद बनाए। अच्छा, इस बात पे ये तनाज़ा था और मोटरवे काफ़ी अरसे से ये काम रुका हुआ था। सवाल ये अभी तक क्लियर नहीं है कि मोटरवे का काम जो है किसको दिया जाएगा इस तरक्याती पैकेज में। अच्छा, मैं आती हूँ आपकी जानिब। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये कैसे काम होगा। 1 रुपया भी अभी तक नहीं दिया गया। रुपया दिया नहीं गया, ये ऐलानात होते हैं, ये कागजी होते हैं, ये आता कहाँ से है? और ऐलान की आप बात करें तो सिंध हुकूमत बड़ी तनकीद कर रही है, और जो तर्जुमान सिंध हुकूमत के मुर्तज़ा वहाब साहब, मैं चाहूँगी उन्होंने क्या कहा, पहले आपको वो सुनवाते हैं, फिर इस पर मज़ीद बात करते हैं। ये मुर्तज़ा वहाब साहब थे और वही बात करे शाहजतोई साहब जो आपने करी। 2 साल से उन्होंने कहा ऊपर का अरसा हो गया, 162 अरब रुपए का पैकेज कहाँ गया? उसके बाद वो 1113 अरब रुपए का पैकेज कहाँ गया? तो ये पैकेजेस के जो ऐलानात किए जाते हैं, ज़रा मुझे बताइएगा, ये इधर उधर की बात जो आज वज़ीर आज़म ने की, इधर से उधर से पकड़ के हमने आज पैकेज का ऐलान किया, इधर उधर क्या होता है? ये PSDP के तहत नहीं होते? जी, ये मैं आपको बताऊं कि ये वो बुनियादी तौर पर वो मंसूबे हैं जो 2004 से 2019 तक के PSDP में शामिल हैं। अच्छा, उनमें कुछ मंसूबों पर पहले से काम हो रहा है और कुछ मंसूबों पर अभी तक काम शुरू ही नहीं हुआ है। अच्छा, PSDP में जो सिंध के लिए रकम मख्तस की जाती है उसमें सिंध के मंसूबों के लिए बहुत थोड़ी रकम आती है। मंसूबे बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इन मंसूबों पर कभी 10%, कभी 5% जो है वो सालाना रकम जारी की जाती है और एक मंसूबा 20 साल तक चलता है। 2004 से 2019 तक के सारे मंसूबों को उन्होंने जमा किया और फिर उन्होंने 1113 अरब रुपए का एक पैकेज दे दिया और 446 अरब का ये दूसरा पैकेज दिया है। इसमें आप बिल्कुल इसमें मतलब पैकेज वो होता है जिसमें नए मंसूबे हों। पैकेज वो होता है जिसमें किसी शहर या सूबे की तरक्की के लिए एक नए विजन पर अमल दरामद किया गया हो। 2019 के बाद 2020-21 के बजट में जो है कोई नया तरक्याती मनसूबा शामिल नहीं है। इन चारों पैकेजेस में कोई नया तरक्याती मनसूबा शामिल नहीं है। जिन मंसूबों के लिए कमिटमेंट की गई थी उनमें बड़े मंसूबे K4 है, S3 है, ग्रीन लाइन का मंसूबा है, उसका मेट्रो बस का वो है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, वाटर सप्लाई के प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारे और प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे काम नहीं हुआ है। थोड़े बहुत काम ज़रूर हुए हैं। PTI की लेकिन अगर 10% या 5% आएगा तो कैसे काम होंगे? फिर तो काम नहीं हो सकता है ना शायद। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि अगर PSDP को ये मजीद खंगालते तो इससे भी बड़ा पैकेज बन सकता था। ऐलान करने में क्या हर्ज है? PSDP में मौजूद नहीं तो ये ऐलानात कहाँ से किए जाते हैं? 15 साल से मंसूबे मौजूद हैं। हाँ। वो तकमील उनकी नहीं हो रही है। उन सारों को जमा करके कहा गया कि ये कराची के लिए या कराची समेत पूरे सिंध के लिए ये मंसूबे हैं। सब मंसूबों को 15 साल के मंसूबों को जमा करके कह दिया गया। अगली हुकूमत भी यही कहेगी कि जी हमने इतना बड़ा मंसूबा दे दिया, कोई ख़ास मंसूबा नहीं है। सिर्फ देने से क्या होता है शायद साहब? फंड्स मोबिलाइजेशन नहीं है। तो ये ट्रस्ट डेफिसिट की वजह से नहीं है फंड मोबिलाइजेशन, क्योंकि आपस में इत्मीनान ही नहीं। पाकिस्तान की सूबाई और वफाकी हुकूमतों के पास तरक्याती बजट जो है रोज़ बरोज़ कम होता जा रहा है, रोज़ बरोज़ सुकड़ता जा रहा है। उसकी वजह यह है कि वफाकी हुकूमत तो कर्ज़ों पे सारी रकम वो दे रही है या दिफा पे खर्च कर रही है, उसके पास तो गुंजाइश ही नहीं है। वो जितना वो PSDP का हर साल ऐलान करती है, साल के आखिर में उसमें तकरीबन 60% कट हो जाता है और उसी बजट का तरक्याती बजट का कट हो जाता है। 40% कहने को तो 40% होता है, लेकिन साल के आखिर में 20% बजट भी रिलीज़ नहीं किया जाता है। इसी तरह सूबों की सूरत हाल है। सूबों को जो इंतजामी अखराजात हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, ये 2004 से ही आप बता रहे हैं ऐसा ही होता है, फिर 2019 से ऐसा होना शुरू? ये मुसलसल हर साल जो है पाकिस्तान का जो डेवलपमेंट पोर्टफोलियो है हाँ। वो सुकड़ता जा रहा है, कम होता जा रहा है। पाकिस्तान के पास वसाइल नहीं है और ना ही वसाइल पैदा करने। तो फिर वज़ीर आज़म जजीरे की बात कैसे कर रहे हैं कि ये जजीरे पे अगर हम काम करते, नौकरियां भी होती, यहाँ पे रोजगार लोगों का होता, पैसा आता, तो फिर जो पहले से मंसूबे हैं उन पर काम नहीं हुआ है तो नया मंसूबा कैसे खोल सकते हैं? ये जजीरे पे जो इन्होंने मंसूबा बनाया था, ये प्राइवेट पार्टीज़ को ये ज़मीन दी जाती, वो डेवलप करते
और उसी को डेवलप करके वो मुनाफा कमाते और अपनी हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाते या प्लाजे बनाते या हाई राइजेस बनाते और बिल्कुल एक नया शहर बनाते। वो प्राइवेट पार्टीज़ करती और इन ये जो काम अवार्ड करते लोग जिन हुकूमत वाले, उनमें शायद उनको थोड़ा बहुत हिस्सा मिल जाता। नहीं तो फिर पीपल्स पार्टी ने एतराज़ क्यों किया इस पर? पीपल्स पार्टी ने एतराज़ ये किया कि ये जजीरे सिंध के हैं, इनका फैसला वफाकी हुकूमत नहीं कर सकती है, ये सिंध पे इनका हक है और जो ज़मीन आइन के मुताबिक जो ज़मीन समंदर छोड़ेगा वो सूबाई हुकूमत की होगी। ठीक है, इसलिए वो एतराज़ कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन शाहिद साहब फिर हम ये समझ लें कि ये ढकोसला था, अवाम को एक दफ़ा फिर बेवकूफ़ बना दिया गया, ये एक और ऐलान है जिसका कुछ नहीं होगा क्योंकि पिछले 3 पैकेज का भी कुछ नहीं हुआ। पता चल गया है कि कुछ भी नहीं हो रहा, थोड़ा बहुत काम हुआ है। मिसाल के तौर पर भी पिछले दिनों गवर्नर सिंध ने मंगो पीर रोड का इफ्तिताह किया है, या कुछ दिन पहले उन्होंने जो है वो 5 स्टार चुरंगी पे जो है रोड का इफ्तिताह किया है, या कुछ सेवरेज के मंसूबे का उन्होंने इफ्तिताह किया है। इनका PTI का दावा ये है कि अब तक MNAs और MPAs के ज़रिया इन्होंने अब तक 12 अरब रुपए इन 3 सालों में खर्च कर दिए हैं कराची के डेवलपमेंट स्कीम्स पर या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर। इनका अपना दावा है और छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कंप्लीट भी हुए हैं, लेकिन ये इस दौर के नहीं हैं, ये पिछले दौर के हैं जो अब आके आप ये कह रहे हैं कि पेंडिंग ही इतने होते हैं कि पहले उन पर पैसा लगाना होता है, आज साल के आखिर में उनका 20% जब आपको मिलेगा तो वो पहले वाले मंसूबे मुकम्मल होंगे तो नए मंसूबे शुरू होंगे। नए मंसूबे तो शुरू ही नहीं हो पाते। बिल्कुल सही। पैकेज का मतलब ये होता है कि आप नए मंसूबे दे रहे हो। बिल्कुल यही बात है कि पहले आप जो पहले से मौजूद जो मंसूबे हैं उनको मुकम्मल करना और जो नए ऐलानात हैं वो किस तरीके से आपने अमल दरामद करना है, ये हुकूमत का काम है कि इस सवाल का जवाब वो दे। बहुत शुक्रिया आपका शाहिद जतोई, बड़े आपने अहम फैक्ट्स एंड फिगर्स हमारी आवाम को बताए और ये सोचना होगा आवाम को कि कौन कौन आपको किस किस तरीके से बेवकूफ़ बना रहा है। बड़ा मुआशी हब है लेकिन इसके नसीब में क्या है, कुछ भी नहीं। इस पर हम मजीद भी आगे आने वाले प्रोग्राम में बात करेंगे। अभी एक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू द शो। और प्रोग्राम के हिस्से में बात करेंगे हम पाक भारत ताल्लुकात के हवाले से। दफ्तर ख़ारजा का अहम बयान आज सामने आया है और उनका कहना है कि पाक भारत ताल्लुकात में सालसी के हवाले से बात की जा सकती है, इसकी हिमायत भी हम करते हैं, लेकिन सवाल ये है कि किस बात पर हम जो मुज़ाकरात हैं इस स्टेज पर वो कैसे मुमकिन है, क्योंकि अगर कश्मीर के मौजू पर बात नहीं की जाएगी तो उसके बगैर तो मुज़ाकरात हो ही नहीं सकते। अमरीकी एक रिपोर्ट है जो ये कह रही है कि जो नरेंद्र मोदी है वो भारत उसकी क़यादत में नरेंद्र मोदी की क़यादत में पाकिस्तान पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर हमला कर सकता है। ये अमरीकी रिपोर्ट है जो कि हर साल अमरीकी कांग्रेस में भी पेश की जाती है और उसमें ये कहा गया है कि भारत एक झूठा इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाकर और वो अपनी ताकत का इल्ज़ाम जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। और इश्तियाल अंगेज़ी के इल्ज़ामात या इस तरह के पहले भी हमने देखे कि भारत इस तरह की मज़मूम अज़ाइम का जब भी इरादा करता है उसको मुंह की खानी पड़ती है और इस बार भी अगर वो इस तरह को इरादा करेगा तो उसको मुंह की ही खानी पड़ेगी, उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। लेकिन सवाल कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान अगर हम बात करें सालसी की, अगर बात करें मुज़ाकरात की, तो क्या उसमें कश्मीर का मौजू निकाल कर क्या मुज़ाकरात हो सकते हैं, तो उसका जवाब है नहीं, क्योंकि कश्मीर वो अहम नुक्ता है जिस पर बात किए बगैर पाकिस्तान किसी किस्म के मुज़ाकरात पर कभी भी भारत से तैयार नहीं होगा। और जो भारत के अज़ाइम हैं उसका मैंने आपको बता ही दिया है कि किस तरह से अमरीकी रिपोर्ट तस्करा कर रही है। तो इसे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब। हारिस साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। 2 चीज़ों का मैंने जिक्र किया, एक तो दफ्तर ख़ारजा का बयान जिस पर दफ्तर ख़ारजा का ये कहना है कि अगर हम बात करते हैं मुज़ाकरात करते हैं तो कश्मीर के मामले को हटा के तो भारत से मुज़ाकरात मुमकिन नहीं। दूसरी जानिब एक अमरीकी कांग्रेस को हर साल एक रिपोर्ट पेश की जाती है जिसमें ये कहा गया है कि भारत एक बार फिर इश्तियाल अंगेज़ी का इल्ज़ाम लगाकर पाकिस्तान पर अपनी ताकत का इस्तेमाल कर सकता है। पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? देखें, पाकिस्तान को सबसे पहले तो बात यह है कि जो भी अगर बैकडोर डिप्लोमेसी भी हो रही है उसमें एक नुक्ता नज़र साफ रखना चाहिए कि कश्मीर के ऊपर हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। सही। नंबर 2, कश्मीर के ऊपर जो हमारा नुक्ता नज़र है कि अगर मुज़ाकरात करनी है
तो इंडिया 370 और 35A को वापस रिस्टोर करे, एटलीस्ट वहाँ के हालात ठीक करें, वहाँ नॉर्मलाइज करे, जुल्म बर्बरियत बंद करे, उनके कारोबार खोलें, उनकी जो इन लोगों को लाके वहाँ बसाया जा रहा है डेमोग्राफी चेंज करें और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयत करें, चाहे वो CH की बात है या सरकरीक की बात है या वाटर टेररिज्म की बात है, पाकिस्तान में बलूचिस्तान की तरफ से जो दहशतगर्दी की जा रही है उसकी बात है। दीज थिंग इंडियन हैज टू टेक सर्टेन पॉजिटिव स्टेप्स जो पाकिस्तान की आवाम को हुकूमत बता सके और कश्मीर को बता सके आपके लिए हमने ये किया और आप हम कश्मीर के बात के ऊपर ही बात करेंगे। ये बातें करने की जो हमें अमेरिकन को भी बतानी चाहिए, हमें अपने जितने चाइना है, अपने मुस्लिम ममालिक हैं, हमसाया मुल्क हैं, उनको बताना चाहिए। खास तौर पर बैकडोर में बताया जाए कि ठीक है करेंगे, लेकिन उसके लिए ये कंडीशन हमारी, अब हमारी टर्म पर इंडिया बात करेगा, अब इंडियन टर्म पर हम बात नहीं करेंगे। अच्छा, ये तो हो गई आपने किस तरीके से डिप्लोमेसी लेकर चलनी है, लेकिन अगर एक रिपोर्ट ये कह रही है, खदशे का इजहार कर रही है कि भारत एक बार फिर झूठा इल्ज़ाम लगा के, उसमें जिक्र है कि झूठा इश्तियाल अंगेजी का इल्ज़ाम लगा के अगर ताकत के इस्तेमाल का सोच भी रहा है, तो पाकिस्तान इस अपनी स्ट्रेटजी को कैसे लेकर चले? हाय साहब देखिए, इस पे सबसे अहम बात यह है कि मैं इसको बिल्कुल रूल होगा इसलिए कि ये नरेंद्र मोदी और उनका जो चार का टोला है ये बड़ा खतरनाक है और ये एक लुमड़ी जैसे होते हुए हैं। ये अभी दुनिया को बताना चाह रहे हैं कि देखिए जी हमने लाइन ऑफ कंट्रोल पे जंगबंदी भी कर दी, हम पाकिस्तान से मुदाफात भी करना चाह रहे हैं, लेकिन देखिए पाकिस्तान ने हमारे ऊपर कोई और जी हमला कर दिया, हमारे ऊपर ये वो जब ड्रामा करते हैं पठानकोट की तरह का, उड़ी की तरह का, पुलवामा को इस तरह का खुद ड्रामा करेंगे और कहेंगे देखिए जी इसके बावजूद पाकिस्तान ने हमले किया, अब हमें फिर कुछ करना पड़ेगा। आप सभी को तो पाकिस्तान को मोहतात रहने की बहुत जरूरत है। बहुत शुक्रिया आपका, बिल्कुल सही नवाज साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। नाजरीन, और हमें भी मोहतात रहना है, पाकिस्तान को ना सिर्फ मोहतात रहना है बल्कि अपना बयानिया मजबूत तरीके से दुनिया के सामने पेश भी करना है और अपने दुश्मन के लिए अपनी आंखें और कान दोनों खुले रखना है। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। इंशाल्लाह आपसे पीर को मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।